हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको हर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये सब बताने वाला हूँ इस एक ही वीडियो में। ये अकेला वीडियो देखने से आपको ये पूरा चैप्टर रट जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। काफी बच्चों को ये ज्योग्राफी हार्ड भी जाता है क्योंकि स्टेट्स के नाम ही याद नहीं होते, तो मैं इसके लिए भी वीडियो में एक सोल्यूशन देने वाला हूँ, तो वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों, अगर आप आपके आसपास देखो तो नेचर ने हमें काफी कुछ दिया है, जैसे पानी, जमीन, हवा और भी बहुत कुछ, और इन्हीं को हम रिसोर्सेज बोलते हैं। रिसोर्सेज मतलब नेचर की ऐसी चीज जो हमारे किसी नीड को पूरा करे, लेकिन इसके साथ साथ उस चीज ने ये 3 कंडीशंस भी फुलफिल करनी चाहिए। पहला, वो चीज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी उस चीज तक पहुंचने की हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, साथ ही उसे यूज करने की भी। और दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब उसके यूज से इकोनॉमिक प्रॉफिट हो। और तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, मतलब लोगों के वैल्यू या बिलीफ के खिलाफ ना हो। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती है तभी हम बोलते हैं कि कोई चीज एक रिसोर्स होगी, अदरवाइज वो एक नेचुरल ऑब्जेक्टिव होगी। यानी हम बोल सकते हैं कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड इकोनॉमिकली फिजिबल कैन बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स। इस डेफिनेशन को रट लो। अब अपनी एनसीईआरटी का ये डायग्राम खोल लो। ये बेसिकली हमें बताता है कि ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी का यूज करके नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और नए इंस्टीट्यूशंस खड़े कर कंट्री की टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। इस डायग्राम से एमसीक्यू आते हैं, तो इसे ध्यान में रखना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को 4 बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है: ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। वैसे ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं काफी शॉर्ट में बताऊंगा। ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं और जिसमें लाइफ होती है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स में तुम एक्सेट्रा। अबायोटिक रिसोर्सेज बायोटिक के ऑपोजिट होते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग से मिलने वाले रिसोर्सेज, एग्जांपल रॉक्स, मेटल, वाटर एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी रिसोर्सेज फिर से 2 तरह के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। मैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी नॉन रिन्यूएबल उसका एकदम ऑपोजिट है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो इजीली रिन्यू या रिप्रोड्यूस किए जा सके, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एक्सेट्रा। तो हम लिख सकते हैं कि द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल इसका एकदम ऑपोजिट। अब थर्ड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसके 4 टाइप है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो एक पर्सन के प्राइवेट कंट्रोल में हो, जैसे प्लॉट, हाउस, कार एक्सेट्रा। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो पूरे कम्युनिटी के हो, जैसे प्लेग्राउंड्स। तीसरा, नेशनल रिसोर्सेज, टेक्निकली देश के जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे नेशनल रिसोर्सेज ही है, जैसे फॉरेस्ट्स। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो एक कंट्री के कंट्रोल में ना हो, फॉर एग्जांपल ओशन। अब फोर्थ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेटस। ये क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे अब तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये आपका होमवर्क है कि आप इसे खुद पढ़े, बाकी तो ये बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब हमें पता चल गया है कि रिसोर्सेज ह्यूमन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ह्यूमंस ने उनका इंडिस्क्रिमिनेट यूज करना शुरू किया। इसके कारण 3 मेजर प्रॉब्लम्स हुए। पहला, कुछ लोगों ने अपने ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज को ओवर यूज किया, जिसके वजह से वो खत्म होने लगे। सेकंड, कुछ लोगों के रिसोर्सेज पर ज्यादा कंट्रोल होने के कारण सोसाइटी रिच एंड पुअर में डिवाइड होने लगी, जो कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तीसरा, एनवायरनमेंट पर प्रेशर बढ़ने लगा, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, लैंड डिग्रेडेशन जैसे इकोलॉजिकल क्राइसिस होने लगे। अब एक क्वेश्चन उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज को यूज करो, पर इससे एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन की नीड भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। सिंपल शब्दों में, यूज रिसोर्सेज वाइजली, जिससे ये दोनों चीज सेटिस्फाई हो जाए। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया एक समिट से आया, जो है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। ये 1992 में ब्राजील में हुआ था। 100+ कंट्री हेड्स ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था और इसका एम था कि कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक तरीका निकाला जाए। सभी कंट्रीज ने 2 चीजों को प्रमोट किया। पहला, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, फॉरेस्ट सस्टेनेबली यूज करने पर एग्री किया। और सेकंड, एजेंडा 21। ये एक डिक्लेरेशन था जिसमें लिखा गया था कि ह्यूमन क्रिएटेड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। बेसिकली एक एक्शन प्लान था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लान। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज को अच्छे से कैसे यूज किया जा सके और मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाले। सवाल उठता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इंडिया में रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिडल
मिनरल्स काफी है। राजस्थान में सोलार एंड विंड एनर्जी काफी है पर वाटर रिसोर्सेज काफी कम है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज काफी ज्यादा है पर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। तो हर रीजन के रिसोर्सेज को बैलेंस करने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। इस प्लानिंग में 3 स्टेप इंक्लूडेड है। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। इसमें रिसोर्सेज कहाँ है, कितने हैं और कैसे ये सब देखा जाता है। एंड दिस इंक्लूड सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी एनालिसिस। सेकंड, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी कैसे टेक्नोलॉजी चाहिए, कैसे स्किल्ड लोग चाहिए और कौन से इंस्टीट्यूशनल सेटअप करने चाहिए, ये सब देखा जाता है। थर्ड, मैचिंग विद डेवलपमेंटल प्लान्स। रिसोर्स प्लानिंग को नेशनल डेवलपमेंटल गोल से मैच किया जाता है जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो। इस इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज पर गांधी जी ने भी एक अपना थॉट दिया था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। यानी एनवायरनमेंट में काफी रिसोर्सेज है और वो ह्यूमन के लिए काफी है और उनके ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए काफी नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, लैंड रिसोर्स। दोस्तों, लैंड कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये हम सबको तो पता ही है। यहाँ पे ही हर काम किए जाते हैं। इंडिया में लैंड अलग अलग तरह से डिवाइडेड है। 43% एरिया प्लेन से जो एग्रीकल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 30% माउंटेन्स है जो टूरिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और 27% प्लेट्यूज है जो मिनरल डिपोजिशंस में रीच है। इन रिलीफ फीचर्स को अच्छे से ध्यान में रखना, यहाँ से एमसीक्यू जरूर फंसता है। अब हम देखेंगे कि लैंड यूजेस के बेसिस पे कैसे डिवाइडेड किए है। पहला यूज है फॉरेस्ट, दूसरा लैंड फॉर नो कल्टीवेशन, इसमें बैरन एंड वेस्टलैंड आते हैं यानी बंजर जमीनें, और लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूज जैसे बिल्डिंग, रोड्स एंड फैक्ट्रीज। थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड आते हैं जहाँ एनिमल्स घास चरते हैं, और लैंड जहाँ पे बिन काम के ट्रीज उगाए गए हैं, और कल्टिवेबल वेस्टलैंड यानी ऐसी लैंड जहाँ 5 साल से ज्यादा से कुछ नहीं उगाया हो। फोर्थ है फैलो लैंड्स, ये 2 टाइप की होती है, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो वो लैंड होती है जहाँ 1 साल से क्रॉप नहीं उगाए है, और अदर देन करंट फैलो वो होती है जहाँ 1 से 5 साल तक क्रॉप नहीं उगाए है। इसमें से ये इतना पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आते हैं तो इसे ध्यान से याद रखना। पंजाब हरियाणा का नेट सोन एरिया 80% से भी ज्यादा है, और वही अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार का 10% से भी कम है। इसके बाद टेक्स्ट बुक में काफी बिन काम का डेटा दिया है जिसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये एक लाइन याद रखना कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहते हैं 33% एरिया फॉरेस्ट होना चाहिए, पर इंडिया में इससे भी कम है। अब दोस्तों, जितना लैंड का यूज बढ़ते जा रहा है उतनी लैंड की क्वालिटी भी डाउन हो रही है, और इसे ही हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं, यानी डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। अब इसकी मेजरली 5 कॉजेस है जिसे लैंड डिग्रेडेशन होती है। डिफॉरेस्टेशन यानी ज्यादा पेड़ काटने से, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में होता है। आप इसे इस ट्रिक से लर्न कर सकते हो। और सेकंड है ओवर इरिगेशन, यानी क्रॉप्स को ज्यादा पानी देने से साल्टी और अल्कलाइन हो जाती है। ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में होता है। आप इसे भी इस ट्रिक से याद कर सकते हो। अब थर्ड है ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स एक्सेसिव घास खा लेते हैं जिसके वजह से लैंड के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। इसकी भी ये ट्रिक ले लो। ये तीनों कॉजेस के स्टेट्स याद रखना, इनसे एमसीक्यू आते हैं। वैसे तो मैंने आपको ट्रिक्स दे ही दी है। अब फोर्थ है डस्ट फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री, जो जब जमीन पर सेटल हो जाता है तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है और ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट हो जाता है। फिफ्थ है कि पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्टली सॉइल या वाटर में डिस्चार्ज हो रहा है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। तो अब हमने तो कॉजेस तो देख लिए, पर इसके सोल्यूशन क्या है, यानी स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू कंजर्व लैंड। तो पहला अफॉरेस्टेशन यानी ज्यादा पेड़ लगाओ। सेकंड, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। थर्ड, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। फोर्थ, कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज। फिफ्थ, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। सिक्स्थ, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, यानी एक ही लैंड में पेड़ उगाओ जिससे विंड का फोर्स ब्रेक होगा। ये कॉजेस और सॉल्यूशन भी याद रखना, यहाँ से शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर आ सकते हैं।